नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जिसके उस पार कांग्रेस के लिए तो उत्साह ही उत्साह है, मगर बीजेपी के लिए परेशानियों का अंबार है। जी हां, 2 दिन के विराम के बाद अब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में आ चुकी है। राहुल गांधी ने भी गुजरात में चुनाव प्रचार के बाद अब फिर यात्रा का नेतृत्व संभालते हुए सुबह महाराष्ट्र से भारत का दिल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश उसमें प्रवेश कर लिया है। उनका पारंपरिक तरीके से यहाँ यानी मध्य प्रदेश में स्वागत हुआ और इस मौके पर राहुल गांधी ने फिर से बीजेपी को चुनौती देते हुए ऐलान कर दिया कि कन्याकुमारी से निकली ये यात्रा आगे बढ़ते रहेगी और श्रीनगर में तिरंगा फहराने से पहले हम कहीं नहीं रुकेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकेगा। इस यात्रा की शुरुआत से ही राहुल गांधी बीजेपी की नीतियों पर खुलकर बोलते आए हैं और विभाजनकारी ताकतों के सामने न डरने और न ही झुकने का संदेश लोगों को देते आए हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हम मन की बात कहने नहीं बल्कि मुंह बंद रखने और कान खोलकर सुनने आए हैं। जरा सुनते हैं क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी, जरा सुनिए। आज 7:20 हो गए। हम आमतौर से 6 बजे सुबह शुरू करते हैं और 7-8 बजे तक हम चलते हैं। 25 किलोमीटर एवरेज बनता है और उसमें हम चलते हुए हम बातचीत नहीं करते, हम अपनी बात नहीं रखते। मुंह बंद कान खुले, बता रहा हूं, मुंह बंद कान खुले। मन की बात नहीं, हमारी मन की बात नहीं, आपके मन की बात क्या है, किसानों की मन की बात क्या है, बहनों की, युवाओं की मन की बात क्या है, मजदूरों की मन की बात क्या है, छोटे व्यापारियों की मन की बात क्या है, ये हम सुनते हैं, दिन भर सुनते हैं। और फिर 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 7 बजे शाम को हम अपनी बात रखते हैं। तो बहुत मजा आएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को थोड़ी थकान होगी और आप देखना, लाखों लोग, लाखों किसान, लाखों युवा, बेरोजगार युवा इस यात्रा में शामिल होंगे और पूरे मध्य प्रदेश में चल के दिखाएंगे। तो जैसा कह रहे हैं राहुल गांधी, लाखों युवा, लाखों किसान, लाखों लोग इसमें इस यात्रा में शामिल होंगे। आज भी काफ़ी भीड़ थी। हमारे साथ जो वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं उन लोगों से जब आपका परिचय करवाऊंगा उनकी जुबानी ही सुनेंगे कि कितनी भीड़ थी, क्या थी। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अभी आप सुन रहे थे राहुल गांधी को और कह रहे हैं हम मन की बात नहीं करने आए हैं बल्कि आपकी बात सुनने आए हैं। और शाम को 7 बजे जब ये यात्रा रुकती है उस समय 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक हम अपनी बात रखते हैं। अभी जब इस कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे थे तो राहुल गांधी का भाषण चल रहा था, उस अंश को भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें और इसी यात्रा से संबंधित कि दक्षिण के राज्यों में तो भारत जोड़ो यात्रा को भारी समर्थन मिल ही रहा था। फिर महाराष्ट्र में भी यात्रा को खूब सफलता मिली और राहुल गांधी ने भी नंबर 1 कह दिया वहां पे। अब सवाल उठ रहे थे कि मध्य प्रदेश में यात्रा को कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी, जिसका जवाब आज लोगों ने भारी भीड़ में दे दिया है। अब प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश पहुंच चुकी हैं और मध्य प्रदेश में इस यात्रा में उनकी मौजूदगी जो है वो लोगों के उत्साह को और बढ़ाएगी, ये तय है। मध्य प्रदेश में इस यात्रा से सियासी मकसद भी साधे जा रहे हैं क्योंकि इस राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस को सफल किया था और कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीन ली थी, आप सबको पता ही है। लिहाजा कांग्रेस के सामने अगले साल फिर सत्ता को वापस पाने की चुनौती है। राहुल गांधी यात्रा में शुरू से किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं, इन सबको तवज्जो दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी ने किसानों की बात की, यहाँ के आदिवासियों पर भी वे खास ध्यान दे रहे हैं। कल राहुल गांधी टंटिया मामा की जन्मस्थली जा सकते हैं। आपको बता दूं कि टंटिया मामा भील जनजाति के थे और क्रांतिकारी थे। उन्हें यहाँ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। 26 नवंबर को राहुल गांधी बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली महू जाने वाले हैं। तो इस तरह दलित, किसान, आदिवासी सभी समुदायों को कांग्रेस इस यात्रा के जरिए साध रही है और ये सब देखकर बीजेपी परेशान हो रही है।
इंदौर के एक भाजपा नेता ने राहुल गांधी को एक खत लिख करके बाकायदा ये नसीहत दे दी है कि वे वैचारिक स्वच्छता के साथ स्वच्छ शहर इंदौर में प्रवेश करें। इंदौर नंबर 1 रहा है स्वच्छता के नाम पे, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि जब इस स्वच्छ शहर में आप प्रवेश करेंगे तो वैचारिक रूप से आप स्वच्छ रहें। ये बात क्यों, वैचारिक स्वच्छता की बात क्यों की इस नेता ने, बीजेपी के नेता ने? क्योंकि राहुल गांधी ने अभी अभी कुछ दिनों पहले जब वो महाराष्ट्र में थे तो सावरकर, बीडी सावरकर के विचारों पर उन्होंने आपत्ति जताई थी और साथ साथ उनकी चिट्ठियां जो हैं वो जनता के बीच मीडिया के जरिए लेकर आए थे। तो ये एक और उदाहरण है कि किस तरह बिना बात के मुद्दे खड़े करके राहुल गांधी को निशाने पर लिया जा रहा है। दोस्तों, बहुत सारी बातें अभी होंगी मध्य प्रदेश की इस यात्रा में, लेकिन इस यात्रा में एक नया मोड़ जरूर है। वो मोड़ क्या है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे और इस पूरे 1 घंटे के कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले अभी जब इस यात्रा को विराम दिया, यानी कि आज दिन भर की यात्रा जब समाप्त हुई है, तो राहुल गांधी वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथ चल रहे जो सहयात्री हैं उनको संबोधित कर रहे थे। उसमें बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने, वही 10-15 मिनट 20 मिनट का भाषण उनका रहता है, बहुत सारे मुद्दों को उन्होंने उसमें छूने टटोलने की कोशिश की। आइए उसका एक अंश और देख लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम साथियों से आपका परिचय करवाएंगे। जो वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़ते हैं एक पैनलिस्ट के रूप में, उनसे परिचय करवाऊं, लेकिन उनसे पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे थे अभी इस समापन पे। चल रही है। और आखिरी बात, बहन आप एक बात मुझे बताइए, यूपीए के समय गैस सिलेंडर का दाम क्या होता था? ये देखो 400। अच्छा, अब मैंने एनडीए के बारे में पूछ लिया तो आप 2 हाथों से भी नहीं दिखा पाओगे। देखो एनडीए के, बीजेपी के समय सिलेंडर का दाम कितना है? ये देखो, यू करना, देखो यू करना पड़ेगा, ये और फिर ये, मतलब 3 बार। यूपीए का टाइम कट। और नरेंद्र मोदी जी आते थे, कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है। आज नहीं कहते कि 1100 रुपए का हो गया। आपको दूसरा सवाल पूछना चाहिए, आपको, ठहर जाओ भैया, आपको यह पूछना चाहिए कि जो 400 रुपए और 1100 रुपए में फर्क है, ये आपकी जेब में से निकल रहा है, तो ये जा कहां रहा है? देखिए, पैसा गायब नहीं होता। ऐसे पैसा, आपने कभी पैसा को गायब होते हुए देखा है कि आपने पैसे को यूं किया और गिराया, वो गायब हो गया? पैसा आपकी जेब में से निकल के कहीं ना कहीं तो जाता है ना। तो आपको यह सवाल पूछना चाहिए, ये गैस सिलेंडर का 400 रुपए 1100 रुपए के बीच में फर्क है, ये जा कहां रहा है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, फिर से, यूपीए के समय पेट्रोल का दाम क्या होता था? 60 रुपए। बीजेपी के समय 107 रुपए। ये जो है 60 रुपए और 107 रुपए के बीच में जो फर्क है, ये सवाल आप पूछो बीजेपी के लोगों से, ये किसकी जेब में जा रहा है? ये पैसा भाइयों और बहनों, आप जानते हो किधर जा रहा है, किस काम के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, ये सब आप जानते हो। तो ये जो 3 मुद्दे हैं, इसके लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। बेरोजगारी, महंगाई और नफरत, डर और हिंसा। आपने आज तो बेरोजगारी, नफरत, डर, हिंसा, तमाम बातों को रख रहे हैं, महंगाई और किसानों के मुद्दे, तमाम मुद्दों को यहाँ राहुल गांधी रखते हुए और अपनी बात कह रहे हैं और जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाएं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा पहुंची है तो इस यात्रा में
क्या नया मोड़ है, ये समझेंगे। एक राहुल गांधी की बाइट और आगे जब चर्चा करेंगे, सुनाएंगे हम, और मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित वो बहुत महत्वपूर्ण बाइट है, उसको भी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए हमारे साथ जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ जनों से आप सबका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें, चर्चा को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ जन जुड़े हुए हैं। श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप सब परिचित हैं उनसे, आपका स्वागत करता हूँ गर्ग साहब। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे 2 साथी जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आप दोनों का भी स्वागत है। और स्वागत आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। क्योंकि अब यात्रा, अगर भारत जोड़ो यात्रा की हम चर्चा कर रहे हैं लगातार, तो उस यात्रा का ये 7वां राज्य है मध्य प्रदेश। 6 राज्यों से यात्रा गुजर चुकी है और 7वें राज्य में जब ये एक ऐसा पड़ाव है जहां से हम देख रहे हैं कि कुछ नया होने जा रहा है, एक नया मोड़ है। वो नया मोड़ क्या है, वही समझने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक, क्योंकि देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे साथ जो पैनलिस्ट साथी इस वक्त हैं, इनमें से श्रवण गर्ग जी, प्रकाश हिंदुस्तानी जी और राकेश पाठक जी, ये तीनों मध्य प्रदेश से ही हैं और इस यात्रा के बहुत करीब बैठे हुए हैं। और दीपक पाचपोर जी छत्तीसगढ़ से हैं, मीनू जी थोड़ा दूर बैठी हुई हैं, मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ हूं, और अमलेंदु उपाध्याय जी भी। लेकिन 3 ऐसे साथी, वरिष्ठ साथी बैठे हुए हैं जो बहुत नज़दीक से उस फ्लेवर को महसूस कर पा रहे होंगे, इसलिए भी समझना जरूरी है। सीधे आना चाहूँगा डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास ही क्या कुछ है यात्रा में, इस यात्रा से संबंधित कुछ बातें जरूर आपसे समझना चाहूँगा। सवाल कुछ नहीं, बहुत सारे कार्यक्रम आ गए हैं। राहुल गांधी महू जा रहे हैं, राहुल गांधी टंटिया मामा की समाधि पे भी जाएंगे, और उसके अलावा आज जो यात्रा शुरू हुई है, कहा जा रहा है कि ज़बरदस्त भीड़ थी। और यहाँ ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की बात जो होती थी उससे ज़्यादा इसका रिस्पॉन्स यहाँ मिलने वाला है मध्य प्रदेश में। क्या कुछ है? जी, सिलसिले करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने आज कहा कि हम मुंह बंद रखते हैं, कान और आंखें खुली रखते हैं, लोगों को सुनते हैं। मुझे एक शेर याद आता है, तुम्हारी गैर की नासेह की, तुम्हारी गैर की नासेह की, अब तो सबकी सुनते हैं। नासेह यानी उपदेश देने वाला। तुम्हारी गैर की नासेह की, अब तो सबकी सुनते हैं, किसी की हम नहीं सुनते थे, वो भी एक जमाना था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राहुल गांधी पर सटीक शेर है कि एक जमाना ऐसा था कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, राहुल गांधी 10 साल यूपीए की सरकार में खुद शामिल नहीं थे, लेकिन सरकार के बहुत बड़े नियंत्रक के रूप में थे, तब वे किसी के नहीं सुनते थे। लेकिन अब सड़कों पर उतरकर उन्हें सबकी सुनना पड़ रही है। ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में हर नेता को जनता की बात सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के प्रवेश पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो 2-3 आज संकेत मुझे दिखाई दिए। एक बाइट आपने जितनी भी दिखाई, उसमें एक बाइट आप अभी नहीं दिखा पाए, हो सकता है आगे दिखाएं। मेरे पास है, मैं आपको दिखा देता हूं और सुनवा देता हूं। चुनाव जीत गए। इसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्ट 20-25 विधायकों को तोड़कर खरीद कर, बिल्कुल यही बाइट दिखाने वाला हूं मैं, बिल्कुल यही बाइट दिखाने वाला हूं। बिल्कुल, तो मेरे लिए बिल्कुल बिल्कुल, चलिए मैंने उसका उल्लेख कर दिया। तो ये बड़ा हमला है राहुल गांधी का। मध्य प्रदेश में पैर रखते ही उन्होंने सीधे ये कहा है कि 20-25 भ्रष्ट विधायकों को बीजेपी ने खरीद कर सरकार बना ली। इसके साथ एक और बात हुई है, ये दोनों चीजों को आप जोड़कर देखिएगा राजीव जी। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी की इस यात्रा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र है, सब यात्रा कर सकते हैं, मध्य प्रदेश में यात्रा का स्वागत है। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया कि कहीं पार्टी में वापस आने की कोशिश तो नहीं कर रहे, उसके लिए कोई कानून तो नहीं बिछा रहे हैं सिंधिया जी। हम नहीं जानते वे पार्टी में आएंगे या नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश के किसी नेता ने, वो भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस की सरकार के गिरने के उत्तरदायी हैं, वे राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। और राहुल गांधी सीधे सीधे सिंधिया खेमे के विधायकों को बिकाऊ बता रहे हैं।
ये इस यात्रा की शुरुआत का पहला संकेत है कि राहुल गांधी किसी भी तौर पर अपनी इस निर्णायक लड़ाई में कोई भी कमी बेशी नहीं रखना चाहते जी। एक बात और कि वे हर उस मुद्दे को छू रहे हैं, जैसे उन्होंने गैस सिलेंडर की बात कही, बेरोजगारी की बात कही, वे कश्मीर में तिरंगा झंडा श्रीनगर में फहराने की बात बार बार कह रहे हैं कि हमें कोई नहीं रोक सकता। तो वे भावनात्मक पहलू को भी छू रहे हैं। हम जानते हैं हमारे देश के लोगों की जो मनोभावनाएं तिरंगे के प्रति एक विशेष भावुक भाव रखते हैं हम सब, तो इसे भी वे लगातार रेखांकित करते चल रहे हैं कि मुझे कोई नहीं रोक सकता या हमें कोई नहीं रोक सकता तिरंगा फहराने श्रीनगर तक। और अब उनकी असली परीक्षा शुरू होगी। श्रीनगर तो अभी बहुत दूर है, लेकिन यात्रा आधा रास्ता तय कर चुकी है। हमारे आपके जैसे लोग जो सवाल पूछते थे, हम सब लोग ये जो आकलन कर रहे थे कि जब ये यात्रा हिंदी भारत में आएगी, गौ पट्टी में आएगी, तब इसको कैसा रिस्पांस मिलेगा। महाराष्ट्र के बाद इसकी शुरुआत अगर मध्य प्रदेश में देखें, जो हमारे पत्रकार साथियों ने रिपोर्ट किया है उसके मुताबिक कम से कम 5 किलोमीटर लंबी यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश के साथ चल रही थी। आज वो अपने ठिकाने पर पहुंची होगी शाम के विश्राम के लिए। मुझे लगता है कि जैसे जैसे मध्य प्रदेश में वे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे उनके स्वर और मुखर होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार गंवाने का दंश कहीं ना कहीं तो राहुल गांधी को भी सालता होगा, बहुत टीस होगी उनके दिलो दिमाग में, क्योंकि वे शपथ दिलाने आए थे यहाँ कमलनाथ को, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर गए थे राहुल गांधी खुद, और वो 15 महीने में सरकार चली गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हमले उन पर तेज होंगे इस मध्य प्रदेश में, और राहुल गांधी उतने ही मुखर स्वर में भाजपा पर हमलावर होंगे, क्योंकि यहां से संदेश उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल कई जगह तक जाने वाला है। पूरे हिंदी भारत में जो संदेश जाएगा वो मध्य प्रदेश से जा सकता है। यूपी में जाना नहीं, शायद 2 दिन के लिए जा रही यात्रा, इसके बाद राजस्थान जाना है। तो असली जो परीक्षा है वो अब अगले 12 दिनों तक आज के बाद मध्य प्रदेश में है, और उसका आगाज राहुल गांधी ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला करके कर दिया है कि उसने विधायक खरीदकर सरकार बनाई है। तो भारत जोड़ने के भाव के साथ साथ वे राजनीतिक लड़ाई भी लड़ते जा रहे हैं इस यात्रा में, और ये बयान सीधा सीधा राजनीतिक बयान है। भारत जोड़ो वाली बात अपनी जगह है, सरकार गंवाने की जो तकलीफ है उसे आज उन्होंने स्वर दिया है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल उस टीस को उन्होंने जनता के बीच रखा है। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे थे उनकी जुबानी। और मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की सरकार कैसे ऑपरेशन लोटस के जरिए बीजेपी ने हथिया ली थी, उसमें सबसे बड़ा रोल जो था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने स्वागत किया है। उनकी बाइट काफी वायरल हो रही है कि हाँ, ये इस यात्रा का मैं स्वागत करता हूं, उनसे जब पूछा गया। सुनते हैं राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी, और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस, बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो, और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। हमने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सपोर्ट हिंदुस्तान के लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के लोग इस यात्रा को देंगे।
तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, और बहुत ही साफगोई से अपनी बात यहां रखते हुए नजर आ रहे थे राहुल गांधी। मीनू जी, क्या कहेंगे इस भाषण पे? जी राजीव जी, देखिए भाषण तो जिसको कहते हैं कि इस वक्त आर पार का लड़ाई के मूड में है राहुल गांधी। लड़ाई इन द सेंस शारीरिक कोई लड़ाई नहीं, केवल शब्दों के माध्यम से जो दो चार वैचारिक जो किए जाएंगे, हाँ जी, वैचारिक लड़ाई के समझ लीजिए, और या राजनीतिक जो मल्लयुद्ध है वो इस वक्त अब चलेगा। देखिए मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है और उत्तर को दक्षिण भारत से जोड़ता है। जिस भारत को जोड़ने की बात है उसका एक सिरा ये भी है कि दक्षिण और उत्तर भारत जो दो अलग अलग संस्कृतियों को रिप्रेजेंट करते हैं उनको जोड़े रखना, तो उसको राहुल गांधी अपनी दक्षिण भारत यात्रा के में बखूबी करके आए हैं। दक्षिण भारत में जो एक नई ऊर्जा का संचार इस यात्रा से हुआ है, और नॉर्थ के साथ और नॉर्थ वालों ने साउथ के साथ जो एक जिसको कहते हैं एक बॉन्ड का जो अनुभव किया है, जो एक बॉन्ड दोबारा से सीमेंट हुआ है, वो उसका श्रेय राहुल गांधी को निसंदेह जाता है। अब जैसा कि मुझे तो शुरू से शंका थी कि कर्नाटक में ही रोक दी जाएगी यात्रा, लेकिन कर्नाटक में तमिलनाडु से ज्यादा और तेलंगाना से ज्यादा, आंध्र प्रदेश से ज्यादा सब ज्यादा वहां पे प्रतिसाद मिला और बहुत जनसैलाब उनके पीछे उड़ा। लेकिन फिर मध्य प्रदेश के बारे में फिर शंका थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में आ गए हैं। देखिए हिंदी पट्टी चालू हो गई है, और हिंदी पट्टी वो स्थान है जहां पे नफरत की खेती लहला रही है, उसमें अब शुरुआत यहां से हो गई है। और जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसकी जो मेन थीम है, जो मेजर अंडर करंट है, वो यही है कि नफरत की वजह से जो देश का में जो टूटन पैदा हुई है, जो सामाजिक ताना बाना बिखर गया है, उसको दोबारा से जोड़ने की कवायद है। उद्देश्य दो और भी है, आर्थिक है, आर्थिक विषमता के ऊपर को दूर करना, उसको पाटने का, और राजनीतिक जो दरकता संघवाद है, जो मैंने अभी बात की आपसे कि साउथ को नॉर्थ से जोड़ने की, तो संघवाद जो दरक रहा है वो साउथ के राज्यों में काफी आवाजें इसके को लेके उठ रही हैं। तमिलनाडु की जो आवाजें थी वो भी उठ रही हैं, लेकिन अभी मेरा मानना ऐसा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है उससे उन लोगों ने इसको कहते हैं कि भाई हमें भी, हमारा भी ध्यान किया, किसी नेशनल लेवल के लीडर ने, वो यहाँ आए, उस धरती पे चले, और उन लोगों ने भी वहां से उनको बहुत अच्छा इसका प्रतिसाद दिया। अब यहाँ से जो राहुल गांधी का जो आज थोड़ा जो भाषण था, उसके तेवर थोड़े बदले हुए थे अन्य भाषणों की अपेक्षा। जो साउथ इंडिया की जो भाषण था, या जो अभी तक वो भाषण करते आए हैं इस दौरान में 2-3 महीनों में, आज उनकी भाषा में थोड़ी बहुत हल्की सी आक्रामकता थी, और शायद ये जरूरी भी है, जिसको कहते हैं अदरवाइज तो फिर राजनीति क्या, अगर आप मौके के अनुकूल अपना पैतरा ना बदलें तो फिर वो राजनीति नहीं कहलाती है। राजनीतिक मेधा, समझदारी उसी को कहते हैं कि मौके को देखते ही पैतरा बदल ले। क्योंकि मध्य प्रदेश में आने के बाद ही आप ध्यान कीजिए, मोदी जी ने गुजरात में जिक्र किया, और नड्डा ने भी, जो जयप्रकाश नड्डा है अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने भी गुजरात की चुनाव में इस भारत यात्रा का जिक्र किया। अब देखिए इस भारत यात्रा का जिक्र उन्होंने गुजरात चुनाव के मद्देनजर नहीं किया है, उन्होंने इसलिए किया है कि मोदी जी के पास, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई होगी कि मध्य प्रदेश में इस तरीके से 5 किलोमीटर लंबा जुलूस निकले, साथ जनसैलाब साथ चलेगा और काफी भीड़ इकट्ठा होने वाली है, तो उसको पहले ही, उसके टेक ऑफ करने से पहले ही उसे कुंद करना चाहते हैं कि मोदी जी ने उसकी आलोचना की है, ताकि जनता का पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाए, एक सोचने का, देखने का तरीका बदल जाए यात्रा के प्रति। वो उसकी वो है, उसमें इवन जो हेमंत बिस्व शर्मा है वो दाढ़ी पे तंज कर रहे हैं राहुल की कि ये सद्दाम हुसैन की दाढ़ी यहाँ नहीं चलेगी। भाई सद्दाम की हुसैन की दाढ़ी तो मोदी जी और अमित शाह की भी है। अगर राहुल की दाढ़ी पे तंज है, और मोदी जी ने वो कोविड के दौरान क्या किया था, वो किसकी तरह की दाढ़ी थी, वो व्यक्तिगत जो इस तरह के जो, और एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति इस तरह के तंज करने लगा, तो इसका मतलब अभी जो घबराहट बढ़ रही थी उसका लेवल और पारा जो है और गर्म होके ऊपर उबल रहा है। तो घबराहट निसंदेह है भाजपा के भीतर,
मोदी सरकार के भीतर। और अगर इसी जो कुछ साउथ इंडिया में जिस तरीके से पब्लिक ने इसके पीछे दीवानी हुई है, अगर वो दीवानगी नॉर्थ इंडिया में हो गई तो देखना होगा कि 2024 में देश की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। मीनू जी बिल्कुल मीनू जी, हमारे साथ दो वरिष्ठ साथी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एक अब प्रकाश हिंदुस्तानी जी शायद नहीं है, लेकिन मैं आना चाहता हूं सीधे फिर गर्ग साहब आपके पास और समझना चाहूँगा, क्योंकि आप इंदौर में हैं। और देखिए, आपसे पहले जब मैं प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास आ जाता हूं। प्रकाश जी, आप भी इंदौर में ही हैं और इस यात्रा को लेकर के क्या हलचल है? क्या जो कहा जा रहा था कि हिंदी पट्टी में आने के बाद सही मायने में इस यात्रा के बारे में जो कुछ अभी तक कहा गया उसकी सच्ची तस्वीर सामने आएगी? क्या वो तस्वीर हम सामने आते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे आज पूरे इस अगले 3-4 दिनों का जो इस यात्रा के दौरान जो घटनाक्रम है वो बता दिया गया है, जिसमें आदिवासियों के बीच जैसे टंटिया मामा के उस पे जाएंगे, फिर महू भी जाएंगे, बाबा साहब अम्बेडकर के वहाँ भी वो करने के लिए, नमन करने के लिए, और वहाँ प्रियंका गांधी भी रहेंगी। प्रियंका गांधी भी पहुंच चुकी हैं। तो एक बहुत हलचल तो सुनाई यहाँ से दिल्ली बैठ करके हम लोग सुन पा रहे हैं, लेकिन आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? जरा नजदीक से समझना चाहूंगा कि क्या सचमुच जो कहा जा रहा था प्रकाश जी कि ये यात्रा जब मध्य प्रदेश पहुंचेगी तभी सही मायने में इसकी सफलता और असफलता का कुछ हमारे सामने उसकी तस्वीर आएगी, क्या कुछ ऐसा है? राजीव जी, जिस तरह शेगांव में, महाराष्ट्र के शेगांव में जबरदस्त आम सभा हुई, 22 एकड़ के मैदान में हजारों लोग थे, लाखों लोग थे, कहा जा रहा है लाखों लोग थे, और लोगों ने जो उत्साह दिखाया उससे कांग्रेस में तो जोश आ ही गया। राहुल गांधी में भी जोश था। उन्होंने आज महाराष्ट्र के अपने साथियों को विदा कहते वक्त ये बात दोहराई भी कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है और A+ में उन्हें देना चाहूंगा, बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा और आपका शुक्रिया। लेकिन मध्य प्रदेश में एक अच्छी बात यह देखने को आई कि जो कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई थी, अभी फिलवक्त सब एक नजर आ रही है। बीजेपी अपने तय कोशिश कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता अपने स्तर पर बगैर नाम लिए ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से ये सभा, ये राहुल गांधी की यात्रा और इंदौर में होने वाली उनकी सभा प्रभावित हो। तो जहां ये जगह, जहां उन्हें रुकना था वहां रुकने की इजाजत नहीं मिली, फिर किसी और जगह रुक रहे हैं और एक दिन प्रीपोन कर दिया गया है राहुल गांधी का कार्यक्रम। जो आज जो प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा तथा उनके बेटे के आगमन की जो सूचना है वो ये है कि राहुल गांधी तो है ही, ये कहा जा रहा है कि बहन प्रियंका एक तोहफा भाई, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं 4 दिन। प्रियंका गांधी ने यूपी में जो कुछ किया एक पार्टी के महासचिव के रूप में, वो भी किसी को से छुपा नहीं है। उन्होंने बड़े सैद्धांतिक फैसले लिए। फैसलों में कांग्रेस को बहुत लाभ हुआ हो ऐसा अभी तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रियंका गांधी पार्टी का बेहतर चेहरा है और प्रियंका गांधी से मिलने, उनको देखने के लिए भी बहुत सारा जन सैलाब उमड़ेगा। पूरे जहां जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है, मुझे उसके कुछ रास्ते से गुजरने का मौका मिला, तो मैंने पाया कि हफ्ते भर पहले से ही AB रोड पे जहां से वो आएंगे दौर के रास्ते में इतने हो, ऐसा लगता है कि चुनाव मध्य प्रदेश में अभी हो रहे हो। तो ये माहौल कांग्रेस ने बना दिया है कि हम भी हैं। और अभी तक जो कांग्रेस सुप्त प्राय पड़ी हुई थी, ये लगता था कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, तो कांग्रेस को थोड़ा जीवन मिला है। प्रियंका वाड्रा आएंगी तो जीवन मिलेगा। और राहुल गांधी जो बातें करते हैं वो बातें बेसिक बातें ही हैं और गैर राजनीतिक कहना उनको ठीक नहीं हुआ, क्योंकि पूरी राजनीति है उसमें। ये बताने की कोशिश है कि जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, मीडिया के मित्रों पर भी वे तंज कसते रहे कि मीडिया हमारी बात नहीं सुन रहा है, संवैधानिक संस्थाएं हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हमारे पास कोई चारा नहीं कि हम जनता के बीच जाए। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो जनता के बीच जाने का फैसला किया है और जनता के बीच गए हैं, इस फैसले में थोड़ी देरी उन्हें हुई है। उन्हें ये पहले करना चाहिए था, लेकिन जब जागे तभी सवेरा। ये बहुत अच्छी बात है कि वे लोगों से मिले,
एक बात मैं यहाँ जरूर बताना चाहूंगा कि जो काम राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं हूं, ना कांग्रेस का हूं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो काम राहुल गांधी अभी कर रहे हैं वो काम नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता। प्रकाश जी, आवाज आपकी कट रही है, क्योंकि प्रकाश जी वीडियो शायद आपका डाउन हो रहा है। दोबारा आऊंगा, नेटवर्क डाउन हो रहा है, दोबारा आऊंगा आपके पास में। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख भी रहे थे। प्रियंका गांधी जो हैं वो अपने पति के साथ, मतलब रॉबर्ट वाड्रा के साथ पहुंच चुकी हैं। उसके विजुअल्स हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, इंदौर एयरपोर्ट से निकलते हुए, और उसके बाद वो बाई रोड वहां तक जहां ये यात्रा चल रही है वहां जाएंगी, और कल सुबह इस यात्रा में वो शामिल होंगी। लेकिन इससे पहले आज दिन भर की यात्रा और उस हलचल के बीच में जो राहुल गांधी का भाषण, आज 3 बार राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया है। एक बार जैसे वो पहुंचे, उसके बाद दूसरी बार सुबह जब यात्रा खत्म हुई है, और शाम को जब यात्रा खत्म हुई है। 3 बार उन्होंने भाषण दिया, और तीसरी बार का भाषण जो उसके 2 अंश 2 पार्ट हमने आखिर में आपको सुनाए, और जिसमें सीधा का सीधा पॉलिटिकल वार था राहुल गांधी का। और जैसा मीनू जी कह रही थी कि थोड़ा एग्रेशन भी और समय के हिसाब से बदलना भी चाहिए। सीधा आना चाहूंगा गर्ग साहब आपके पास, और समझना चाहूंगा कि क्या अब मध्य प्रदेश में जब यात्रा पहुंच चुकी है, आपको भी उम्मीदें बहुत थी और बहुत हैं अभी भी, और हम लोग कई बार इस यात्रा के बारे में चर्चा कर चुके हैं इसी मंच पे। आपको क्या लगता है, अभी जो पुश और जो लोगों का समर्थन मध्य प्रदेश में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और जैसे प्रकाश हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं कि अभी ही लग रहा है कि मध्य प्रदेश में एक चुनावी माहौल पैदा हो गया है, एक ढंग से मत देना जो होता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को, वो यहां दिखाई दे रहा है। किस रूप में अब आप इस यात्रा को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? क्या यहां से ही हम माने कि इस यात्रा में एक नया मोड़ है? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा का सबसे कठिन दौर अब शुरू हुआ है। वो अभी तक एक सपाट रास्ते पर चल रहे थे, जिसके दोनों ओर नागरिक थे, और वो नागरिक काफी अलग किस्म के थे, और वो राहुल गांधी को दूर दूर से देखने आए थे, क्योंकि राहुल गांधी उनके बीच के नहीं थे। मतलब वो मूलतः उत्तर भारत के थे, और उत्तर भारत के नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। तो एक ईमानदारी की बात, जितने राज्यों से वो गुजरे, ये पहला राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद, जहां बायपोलर पॉलिटिक्स होती है। बायपोलर का मतलब है कि सीधे मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जहां होता है। अभी तक के जितने राज्य थे उसमें राहुल गांधी की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं थी, और महाराष्ट्र में उन्होंने जो नुकसान किया यात्रा का, वो अपनी जगह कायम है कि सावरकर का मुद्दा उन्होंने उठाया, उसको बचा भी लिया उन्होंने। जो एक डैमेज हो रहा था वो डैमेज बच गया, कई कारणों से बच गया। उसमें राज्यपाल महोदय ने भी मदद की, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। देखिए, ये यहां अभी तक राहुल गांधी जनता से जूझ रहे थे, जनता के प्रेम से जूझ रहे थे। अब उनको कांग्रेसियों की ताकत से जूझना है, कांग्रेसियों के शक्ति परीक्षण से जूझना है, कांग्रेसियों की भीड़ से जूझना है। आप दिखा रहे हैं वीडियो इस समय जो मेरी आंखों के सामने है, उस पे देखिए कि मंच पर कितने लोग विराजमान हैं, और ये मंच कब टूट सकता है इसका राहुल गांधी को अंदाज नहीं है। मध्य प्रदेश में जहां जहां राहुल जाएंगे
वहां मंच टूटने की आशंका बनी रहेगी, क्योंकि जो आपस में झगड़ने वाले कांग्रेसी हैं वो राहुल गांधी के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। वो राहुल गांधी को जनता के नजदीक आने से रोक सकते हैं। जनता उनकी बात, अपनी बात, अपने मन की बात उन तक कैसे पहुंचा पाए। वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफी संकट से गुजरने वाली है यात्रा। आपको लग रहा है कि बहुत शानदार उपवन में यात्रा पहुंच गई है। ये बहुत पथरीले जमीन पर यात्रा पहुंच गई है, जहां कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस की गलती के कारण वो गढ़ ध्वस्त हुआ है। आपको पता होना चाहिए और सबको पता है कि 2018 के चुनाव में जिसका जिक्र आपने किया, जो उन्होंने बताया कि करोड़ों रुपए लेके और अरबों रुपए लेके और ये भ्रष्ट लोग खरीद लिए गए वगैरह वगैरह, कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी 230 में से, और बीजेपी को 109 मिली थी। आज बीजेपी के पास 130 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 96 सीटें हैं। ये स्थिति क्यों पैदा हुई है? राहुल गांधी सिर्फ इतना कहकर नहीं छूट सकते कि खरीद लिए गए, उनको यह भी बताना पड़ेगा कि लोग बिके क्यों। और मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में जाएंगे और राजस्थान में वहां के गुर्जर नेता ने धमकी दी है कि जो एक गुर्जर नेता हैं, दूसरे पायलट, उनको अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो यात्रा को में व्यवधान उत्पन्न करें। और अब सफाई देने सचिन पायलट राहुल गांधी की यात्रा के पास आए हैं कि ये उनका लेना देना नहीं है। आपको इस यात्रा से को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। राहुल गांधी इंदौर में एक रात रुकने वाले थे, वो रात अब नहीं रुक रहे हैं। वो रात अपनी सांवेर में बिताने वाले हैं। एक रात महू में, एक रात सांवेर में। इंदौर, राजीव जी, मधुमक्खियों का छत्ता है, बरैया का छत्ता है। यहां राहुल गांधी जब पहुंचेंगे तब आप देखना, उसके भी वीडियोस दिखाना, आप मंच की हालत भी बताना और कितने कांग्रेसियों से घिरे रहते हैं वो भी बताना आप। और ये भी बताना कि किस गुट के लोग इस समय राहुल गांधी के नजदीक हैं। और प्रियंका गांधी जब आई थी हवाई अड्डे पर, किन लोगों ने स्वागत किया। तो ये जो यात्रा है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, इसको भारत जोड़ो यात्रा बनाए रखने की जिम्मेदारी कांग्रेसियों पर है। राहुल की कोई गलती नहीं है। आप देखिए कि इतना उत्साह है, लाखों लोग टूट पड़ना चाहते हैं इस यात्रा पर। बयासी सीटें हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की। 230 लोगों की असेंबली में कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं आपका और राहुल गांधी की यात्रा की पूर्व संध्या पर एक आदिवासी नेता को लेकर
जिस तरह के वीडियोस चल रहे हैं, जिस तरह के समाचार चल रहे हैं, जिस तरह से पुलिस उनको ढूंढ रही है, हम लोगों को यात्रा के बारे में उम्मीदें बहुत रखना चाहिए। जी। और आप तो बहुत आशावान हैं राजीव जी, आप तो यात्रा को लेकर काफी, आपके मन में उत्साह है काफी। बिल्कुल है जी। तो मैं जो आपको अपना थोड़ा सा एनालिसिस दे रहा हूं, वो ये दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों बहुत कठिन राज्य हो गए हैं कांग्रेस के लिए, और इसमें राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है। यात्रा का अगर ये लोग फायदा नहीं उठा पाए अगले साल के विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यों के, आपको राहुल गांधी की 3750 किलोमीटर यात्रा की सफलता सिर्फ इस बात से आंकना चाहिए 2023 के चुनाव परिणामों से कि राहुल गांधी न गुजरात गए न हिमाचल गए। गुजरात को टच किया उन्होंने, उसको गुजरात जाना नहीं कहते हैं। वो एक सभा उन्होंने की, मान लीजिए सूरत में एक सभा राजकोट में कर लेंगे, मैं उसको नहीं मानता। जितने बड़े इलाकों से राहुल गांधी निकल रहे हैं मध्य प्रदेश में, और जितने बड़े इलाकों से राजस्थान से निकलने वाले हैं, और जिस तरह के नेतृत्व को का संकट राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और कांग्रेस में चल रहा है, आपसी लड़ाई चल रही है, जिसका कि फायदा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी उठाती है, जिसका कि कारण आपने देखा कि दल बदल हुआ और इतने लोग गए। मैं ये आरोप राहुल गांधी की तरह नहीं लगा सकता, लगाना भी नहीं चाहता कि करोड़ों रुपए लिए गए और करोड़ों रुपए दिए गए। मैं कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यह आरोप नहीं लगा सकता कि उन्होंने करोड़ों रुपए के कारण वो भारतीय जनता पार्टी में गए होंगे। उनके पास पैसे की इतनी कमी आ गई है कि वो पैसे के लालच में गए होंगे। राकेश पाठक ज्यादा बता सकते हैं कि सिंधिया पैसे के लालच में जा सकते हैं क्या, क्योंकि वो भी ग्वालियर के हैं और महल को भी अच्छे से जानते हैं और महल की राजनीति को भी जानते हैं। तो राहुल गांधी पब्लिक कंजम्पशन के लिए आरोप लगाते हैं, वो बहुत अच्छा है। मैं जो कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुद्दों को एड्रेस नहीं करेंगे, सचिन पायलट का राजस्थान में निराकरण नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में चीजों को का निपटारा नहीं करेंगे, तो राहुल गांधी की यात्रा तो सफल होगी। लाखों लोग उनको, जैसा उन्होंने भी कहा है कि उसमें उपस्थित हो जाएंगे। उस यात्रा का फायदा कांग्रेस कितना ले पाएगी, इसके लिए राजीव जी आपको और मुझे थोड़ा सा 2023 और 2024 की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं गर्ग साहब, और यात्रा में लोग तो जुड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के खेमे में जो खेमेबाजी है कांग्रेस में, उसको भी समझने की जरूरत और उनको कैसे बांध के रखा जा सकता है। आपकी जो बात है बिल्कुल सही है कि कांग्रेस को, और खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो जूझ रही है कांग्रेस अंदर खाने, उसमें किसी न किसी ढंग से फेविकॉल लगाने की ज़रूरत है। वो कैसे लगाते हैं, क्योंकि भारत जोड़ो वहाँ भी जोड़ रहे हैं, तो यहाँ कांग्रेस को भी जोड़ो, ये ज़रूरत ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश में चूंकि, और इसीलिए ये क्या नया मोड़ है यात्रा का, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में, जब मध्य प्रदेश से पहले, जैसा गर्ग साहब कह रहे हैं, सपाट आप उस पे सड़क पे चल रहे थे, अब पथरीली राहों पर चलना है। और वो पथरीली राहें जो हैं वो खुद की बनाई हुई हैं, और उन खुद, जब आप अपने लोगों से जूझते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी का जो इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो आप सबके सामने है ही। और राहुल गांधी ने भी अभी जो आखिरी बाइट हमने आपको सुनाई, तो उन्होंने बताया भी कि क्या उद्देश्य है हमारा।
पॉलिटिकल उनका एम जो है और जिस एंगल से वो हमला कर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन उसके अलावा उद्देश्य की बात, एम की बात तो वो कर ही रहे हैं। आगे बढ़ें और सीधा आना चाहूँगा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। फटाफट मैं जानता हूँ कि आज समय कम है आप सबके पास भी, इसलिए जल्दी जल्दी मैं चाहूँगा। अमलेंदु जी, क्या आप भी देखते हैं कि मध्य प्रदेश में यात्रा जब पहुँच चुकी है तो अब यहाँ से एक नए मोड़ पर राहुल गांधी खुद दिखाई दे रहे हैं और ये यात्रा दिखाई दे रही है? निश्चित तौर पर राजीव जी, देखिए यात्रा है, लंबी है, तो रास्ते में कई मोड़ आए होंगे और आगे भी कई मोड़ आएंगे। तो एक मोड़ अब ये भी है, मध्य प्रदेश का भी है। मुझे कि पिछले जो दुर्गम मोड़ थे, जब उन दुर्गम मोड़ों से निकल के यात्रा आई है तो आगे भी दुर्गम मोड़ जो है वो पार हो जाएंगे, ऐसी आशा की जानी चाहिए। मैं आशान्वित हूं कि दुर्गम रास्ते जो है निश्चित तौर पर पार होंगे और काफी कुछ पहाड़ जो है पीछे जो थे वो पार करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे मरुस्थल भी आएगा निश्चित तौर पे थोड़ा सा, और कटीली झाड़ियां भी आएंगी, मालवा भी आएगा, सब कुछ आएगा, तो वो सब कुछ पार करना है। और इस देश की खूबसूरती ही राजीव जी ये है कि कहीं पत्थर मिलते हैं, कहीं रेत मिलता है, कहीं पानी मिलता है, कहीं दलदल मिलती है, तो सब जगह पार करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो अभी तक जो लगभग 1800 किलोमीटर की यात्रा है उसमें भी काफी कुछ समुद्र का किनारा, फिर पथरीला इलाका, फिर सनस्ट्रोक वाला इलाका, वो सब इलाके भी सब पड़े हैं, सब मिला के वो सब रास्ते पार हुए, तो आगे भी निश्चित तौर पर ये रास्ता पार होगा। अब जहां तक सवाल ये है कि इसका राजनीति में क्या फायदा होगा, मुझे लगता है कि देखिए राजनीतिक व्यक्ति हैं, राहुल गांधी राजनीतिक परिवार से आते हैं और राजनीतिक उद्देश्य के लिए ही यात्रा लेके चल रहे हैं। और आज भी जैसे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई जब हम क्यों यात्रा निकालना है, इसलिए जब सारे रास्ते बंद हैं, हमारी सारी आवाज बंद कर दी गई, संवैधानिक संस्थाएं नहीं सुन रही, मीडिया नहीं सुन रहा, तो हमारे पास जनता के बीच जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, इसलिए हम इस जनता के बीच जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की सुन रहे हैं और अपनी सुना भी रहे हैं। तो अब वो जनता कितना सुनती है और कितना उसको आत्मसात करती है, जाहिर सी बात है कि चुनाव राजनीतिक व्यक्ति तो चुनाव में उसका फायदा लेना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि संत महात्मा हैं और बिल्कुल जो है बिल्कुल आप जो है अपना आश्रम बनाने के लिए कश्मीर तक पहुंचना चाहते हैं और फिर वहीं जाके धूनी रमा के बैठ जाएंगे। जाहिर सी बात है कि जब कश्मीर में यात्रा समाप्त होगी और तिरंगा फहराएंगे, उसके बाद लौट के जमीन पे फिर आएंगे और फिर जमीन पे वो क्या करते हैं ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन जो एक बात राहुल गांधी बार कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात हो रही है और अभी उसका निहितार्थ समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जो एक तरीके से बार जो चैलेंज देते हैं कि हमको कोई कश्मीर में जाकर के तिरंगा फहराने से कोई रोक नहीं सकता। अब या तो भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी बातें करे कि ये यात्रा है, वैसी यात्रा है, इसमें ये है, उसमें वो है, लेकिन ये चैलेंज भारतीय जनता पार्टी स्वीकार क्यों नहीं कर रही कि राहुल गांधी को कश्मीर में तिरंगा नहीं फहराने देंगे। स्वीकार करे भारतीय जनता पार्टी इस चैलेंज को जो राहुल गांधी बार बार दे रहे हैं। हर सभा में अपनी राहुल गांधी चैलेंज देते हैं कि हमको कश्मीर में जाकर के तिरंगा फहराने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी सारी बातें कर रही है, उसका नहीं हो रही। आज ही गर्ग साहब ने ट्विटर पे एक शेयर किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी का मातृ संस्था है आरएसएस, उसके द्वारा जो संचालित होते हैं सरस्वती शिशु मंदिर, तो वहाँ एक सरस्वती शिशु मंदिर ने जो है राहुल गांधी की यात्रा के स्वागत के लिए लगाए हुए हैं होर्डिंग्स। तो अब स्वागत किया भी है यात्रा की। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वागत कर रहे हैं, उसका कोई भी अर्थ निकाला जाए, लेकिन देखिए ये यात्रा का दबाव ही है कि अमित शाह जो हैं वो इस यात्रा को गंभीरता से ले रहे हैं और एक टीवी चैनल से कह रहे हैं कि अगर कोई आदमी जो है वो जनता के बीच जा रहा है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। तो अगर अमित शाह जैसा व्यक्ति जो है वो राहुल गांधी का, जिनको वो राहुल बाबा कहते हैं, उनकी यात्रा का अगर स्वागत कर रहे हैं तो इस यात्रा का दबाव तो है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी दबाव में है। अब जनता इस दबाव को कितना ले रही है, ये जरूरी नहीं है कि इन्हीं चुनावों में निकल कर आ जाए। और ये चुनाव से ज्यादा जरूरी जो है, जरूरी ये है कि कांग्रेस चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन देश के अंदर चुनाव होते रहने चाहिए। और मुझे लगता है कि ये यात्रा जो इसी के लिए निकल रही है, जो खतरे बार बार उठाए जाते हैं, और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों के भी पहले बयान आ चुके हैं कि अब जो है वो आखिरी चुनाव हो गया, जो होना था हो गया, अब कोई चुनाव नहीं होंगे। अमित शाह जी ने भी कहा था 25 साल तक हम इस देश के ऊपर राज करेंगे। तो ये जो 25 साल तक हम देश के ऊपर राज करेंगे और 2047 में देश को विश्व गुरु बनाएंगे और अब चुनाव नहीं होंगे, तो ये खतरे जो हैं, इन खतरों की तरफ जो इशारा है, मुझे लगता है उन खतरों से सचेत करना, संवैधानिक संस्थाओं को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाना। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है चुनाव आयुक्त के नियुक्ति को लेकर के, मुझे लगता है ये सारी चीजें जो है राहुल गांधी की यात्रा के अंदर ये चीजें समेटी जा रही हैं। और ये साफ संकेत है कि अगर
जो खतरे बताए जाते हैं कि अब चुनाव नहीं होंगे, डेमोक्रेसी को खतरा है, किस तरीके का खतरा है, अगर इस तरीके की मंशा कुछ भारतीय जनता पार्टी के मन में है, और जैसा कि उनका अपना एजेंडा रहा है, जब से आरएसएस बना है तब से उनका एजेंडा रहा है, मनुस्मृति लागू की जाएगी, किस तरीके से हिंदुओं का सैन्यीकरण किया जाएगा, ये सारे उनके अपने एजेंडे हैं। अगर उनके मन में ये कोई भावना है कि अब देश के अंदर डेमोक्रेसी को खत्म करके इस रास्ते पे आगे बढ़ा जाएगा और शी जिनपिंग के रास्ते पे मोदी जी चलेंगे, तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो उस खतरे की तरफ इशारा कर रही है और उस खतरे से निपटने की तैयारी कर रही है। मुझे ऐसा लगता है, मैं इसको चुनावी यात्रा किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं हूं। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीति करेगा तो चुनाव उसका फायदा लेना चाहेगा, लेकिन चुनाव होते रहे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस जीते या हारे, इससे ज्यादा जरूरी चुनाव होते रहे। जी राजीव जी, चुनाव होते रहे, लेकिन कमेंट आपसे भी चाहूंगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी कि आप किस रूप में देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पहुंची इस यात्रा को? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रयोग है, और अभी हमको इस बिल्कुल नतीजे पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि यह सफल होगी या असफल होगी, या उसकी सफलता होगी तो किस रूप में होगी, या उसका जो बुनियादी उद्देश्य था कि नफरत खत्म करो और प्रेम पैदा करो, वो उसको अचीव करती है कांग्रेस, या क्या अपना उद्देश्य यह पूरा करती है कि कांग्रेस फिर से वापस खड़ी हो जाए और इस देश में राजनीति का एक प्रमुख फिर से धुरी बन जाए, या जैसा कि हम सब कह रहे हैं और आशा भी कर रहे हैं कि क्या 2024 में वह सत्ता, केंद्रीय सत्ता में वापस आती है क्या। इतनी बड़ी यात्रा जब निकलती है राजीव जी, तो मुझे लगता है कि हर कदम पर हर दिन वो एक नया मोड़ लेती है। वो मोड़ केवल एक रास्तों का मोड़ नहीं होता, भौतिक मोड़ नहीं होता, हर रोज जो है उस भारत यात्रा में जो लोग शामिल हैं वो एक नया मोड़ लेते हैं, नई सोच आती है, नई नई चीजें आती है, नया एजेंडा बनता है, नए विचार आते हैं, नए निष्कर्ष आते हैं। तो हर राज्य में अगर आप शुरू देखें, मैं बहुत लंबा नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर हम पहले दिन से इसका इतिहास देखें तो चाहे वो तमिलनाडु से निकली हो तो भी शुरुआत में ही पहला सबसे बड़ा नया मोड़ था कि भाई इतनी बड़ी यात्रा करना अपने आप में बड़ा असंभव माना जा रहा था, लेकिन वो चलती गई और बहुत अच्छे से हुई। केरल में घुसी, केरल में एक नया मोड़ आया, अलग अलग तरीकों से आया, मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में 19 नवंबर को जो उन्होंने भाषण दिया, वो भाषण जो था जिसमें उन्होंने सावरकर पर सीधा हमला बोला था, वह भी एक नया मोड़ था। और उस मोड़ के साथ आज जो मैं देख रहा हूं उसमें एक नया आयाम और जुड़ गया है। अच्छा, आगे भी जाके जिन जिन राज्यों से गुजरेगी, हर रोज आप इस भारत जोड़ो यात्रा में एक नया मोड़, नया आयाम अवश्य पाएंगे। उसका कोई ना कोई ऐसा पक्ष होगा जो हमको लगेगा कि अरे हाँ, इस यात्रा में ये नवीनता आई है। जैसा कहा भी जाता है कि कोई नई चीज क्या होती है, नई चीज कोई एक दिन की बात नहीं है, नई चीज वो होती है कि रोज रोज जो चीज नूतन हो वही असली नवीनता है। तो अब आज यहाँ पे अगर हम इसको कह रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने मध्य प्रदेश में क्या अचीव किया, तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जब यात्रा शुरू हुई थी तब सब लोग सोच रहे थे कि क्या ये बुनियादी मुद्दों पे बात करेंगे या केवल प्रेम की बात करेंगे, केवल लोगों के गले मिलेंगे, केवल वहां अलग अलग तरह के नृत्य लोग करने वाले लोग आएंगे या अलग अलग उम्र के लोगों से मिलेंगे। नहीं, आज मुझे लगता है कि एक एजेंडा जो है राहुल गांधी ने ये सामने लाया है कि उसने बुनियादी 5 चीजें लाई हैं, जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, नफरत है, डर है और हिंसा है। इन 5 चीजों पे बोला है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कहा, हालांकि उन्होंने कह रहे थे कि हम इसको ज्यादा चीज सुनेंगे, हम मुंह को बंद रखेंगे और कानों का काम ज्यादा लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आज उन्होंने एक बहुत बड़ी जो चीज कही है वो ये है कि आप लोगों से जाके पूछिए, इस सरकार से पूछिए कि जब पेट्रोल 40 रुपए का था और आज 110 का हो, सॉरी गैस सिलेंडर 40 का 400 का था और 1100 का हो गया, तो बीच का पैसा कहां जा रहा है। पेट्रोल के दाम जो यूपीए के समय थे और आज जो है, तो बीच का पैसा कहां जा रहा है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे राहुल गांधी के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा कि सारे मुद्दों को वो सामने लाएं। और मुझे भी ऐसा लगता है, और अपने ही चैनल पे मैं 1-2 बार ये बात कह चुका हूं कि इतनी बड़ी ऑडियंस और इतना बड़ा अवसर राहुल गांधी या कांग्रेस को फिर कभी नहीं मिलेगा। अगर आज ये यात्रा मान लीजिए किसी कारण से ठप हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 50 साल 100 साल भी कोई इतनी बड़ी यात्रा दोबारा निकाल सकेगा। तो ये कांग्रेस के लिए स्वर्णिम अवसर है, निश्चित रूप से है। हाँ, अगर ये यात्रा पूरी की पूरी पहुंच जाती है और जैसा कि वो कह रहे हैं कि कश्मीर तक हम जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता, तो ये बहुत सारी आशंकाएं जो हमारे मन में है
कि क्या कांग्रेस के सारे ये जो अंतर विरोध है वो खत्म हो जाएंगे, क्या लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे? तो नहीं, राजनीतिक दल है, जब तक विपक्ष में है तब तक ये सब अंतर विरोध चलते रहेंगे, लेकिन हाँ उस पर काफी कुछ जो है वो धूल डाल चुके रहेंगे। और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक और जो है नया मोड़ लेके इस मध्य प्रदेश में आई है। और देखना यह है कि आज जैसे उनके रुकने की जगह पे अवरोध डाला गया है, क्या ये अवरोध बढ़ेंगे या कम होंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन हाँ, अवरोध करने वाली कोई भी सरकार, राज्य सरकार होगी, बहुत सोच समझकर इस भारत जोड़ो यात्रा में अवरोध पैदा करने की कोशिश करेगी। मुझे ऐसा लगता है आगे बढ़ेगी, नए नए मोड़ रोज आएंगे। नवीनता वही है जो हर क्षण नवीन हो, वही नवीन है। नवीनता कोई एक दिन की बात नहीं है, नवीनता एक दिन की बात नहीं है। खासकर इंदौर ऐसा शहर है जहां पॉलिटिकली काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है और उसमें आप जानते हैं कि वहाँ से खबरें, पॉलिटिकल खबरें, उसमें भी कंट्रोवर्शियल खबरें खूब आती रहती हैं। और ये यात्रा जैसे इंदौर की तरफ और आगे बढ़ेगी तो हमारी नज़रें भी बहुत ज़्यादा उस पर टिकी होंगी। और दो वरिष्ठ साथी वहाँ से जुड़े हुए हैं ही, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और श्रवण गर्ग साहब तो बिल्कुल वहीं से हैं, और इसलिए भी ये लोग जो देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, शायद हम दूर बैठे नहीं देख पाएंगे। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या कारण है कि राहुल गांधी बार बार चैलेंज करते हैं? राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि कोई हमें रोक नहीं सकता श्रीनगर में इस तिरंगा को फहराने से, लहराने से। क्या कारण हो सकता है? क्या ये चैलेंज है? क्या ये एक पॉलिटिकली कहा जाए कि कुछ गेन करने की कोशिश, क्या माना जाए इसको? मुझे ऐसा लगता है जो अमलेंदु जी ने कहा है, मैं उस तरफ जाना चाहूंगा। और अगर देशक जरा मुहावरे में कहा जाए तो राहुल गांधी लगातार लाल कपड़ा दिखा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं लाल कपड़ा देखकर किस तरह कोई भड़कता है। तो शायद इसके जरिए वे एक रणनीतिक पहलकदमी कर रहे हैं कि कोई उन्हें रोकने की कोशिश करे, क्योंकि उनके सलाहकारों के बीच में हो सकता है ये चर्चा चलती हो कि यात्रा चलते रहने से यात्रा को रोका जाना ज्यादा लाभदायक होगा। यात्रा अगर कहीं रोक दी जाए, उनके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की रकाब कोई बीच में थाम ले तो शायद ज्यादा इसका फायदा उन्हें मिल जाए। हो सकता है इसलिए वे लगातार चैलेंज कर रहे हो। मैं श्रवण जी ने एक बात कही थी, मेरे ऊपर जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी, मैं उस पर थोड़ा सा 1 मिनट में बात कहना चाहूंगा। निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर यह आरोप सीधे नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने पैसे लेकर कोई दल बदल किया, लेकिन लोकमानस में इस दल बदल को उसी रूप में माना गया, लोगों ने ये माना है। और विधायक जो दल बदल करके गए, उनके बीच भी आपस की चर्चाएं, उनके कार्यकर्ताओं की चर्चाएं आम फहम है। लोग ये मानते हैं कि ये इस दल बदल के पीछे पैसे का कोई बहुत बड़ा रोल था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में यह कल्पना करना सचमुच थोड़ा सा कठिन है। मैं सिंधिया परिवार के बारे में और वहां रहते हुए उनके इतिहास के बारे में जानता हूं। मोतियों वाले राजा कहलाते थे दौलत राव सिंधिया। उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे मोती उनके पास थे। इतनी अकूत संपत्ति है सिंधिया घराने के पास, उन्हें खुद नहीं मालूम होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मालूम होगा उनके पास कितनी संपत्तियां हैं। लेकिन जो दल बदल करके उन्होंने कदम उठाया, उसे बहुत अच्छे रूप में समाज ने नहीं लिया। ग्वालियर चंबल संभाग में खासतौर से इस दल बदल को लोगों ने गद्दारी के रूप में लिया। इसी का परिणाम हुआ कि उपचुनाव में सबसे ज्यादा सीटों पर ग्वालियर चंबल में बीजेपी हारी। स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया के अपने गृह नगर में, जहां जयविलास प्रासाद 150 पौने 200 साल से बना हुआ, उस विधानसभा में, ग्वालियर पूर्व विधानसभा में बीजेपी हार गई। सिंधिया जी के खासम खास प्रत्याशी हार गए, डबरा में मरती देवी हार गई, जो ग्वालियर जिले की सीट है। यानी दल बदल को लोगों ने वहां उस रूप में, अच्छे रूप में नहीं लिया। 1-2 बातें कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा। जब ये यात्रा मध्य प्रदेश में आने वाली थी, या जब ये यात्रा शुरू हुई थी, मैंने खुद शायद आपके चैनल पर यह कहा था कि जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा बीजेपी शुरू करवाएगी। अब तक ऑपरेशन लोटस को लेकर कई तरह की चर्चाएं आ चुकी हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि 12 विधायक, 10 विधायक हमारे संपर्क में हैं। उधर कमलनाथ कह देते हैं बीजेपी के 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं। हमें धक धक करके यह देखना होगा कि अगले 4 दिनों में, जब तक ये यात्रा 5-7 दिन है, सॉरी क्षमा कीजिए, 10-12 दिन है, 4 तारीख को यहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी। 12 दिन है, तो अगले 12 दिन है, पहले 13 दिन थे, 12 रह गए। तो हमें यह जरूर टकटकी लगाकर देखना होगा
कि राहुल गांधी की यात्रा के मध्य प्रदेश में रहते हुए ये जो कांग्रेस नाम का मेढकों का समूह है, इसमें से कितने मेढक कूद पड़ते हैं हम नहीं जानते, इसकी पूरी तैयारी बीजेपी ने कर रखी। और ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी कि एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने के पर निकले और उनकी पार्टी टूट रही है, लोग छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। यद्यपि अब तक ऐसा नहीं लगा है कि कोई दल बदल अब होने वाला है। हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले का निर्णय होने वाला हो, तो जिन लोगों के टिकट कटने का हो सकता है वे दल बदल कर लें, लेकिन हमारी चिंता, हमारी एक पत्रकार बात पर रहेगी कि जितने दिन राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है उतने दिन कांग्रेस छोड़कर जाते हैं। कांग्रेस की कोशिश होगी, स्वाभाविक है, राजनीतिक घात प्रतिघात करते रहना चाहिए। एक अंतिम बात, मुझे नहीं मालूम किस नेता ने इंदौर में स्वच्छता पर वैचारिक स्वच्छता की अपेक्षा राहुल गांधी ने की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिनकी वैचारिक अस्वच्छता इस स्तर की है कि वे सावरकर को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और से लोगों क्षमा मांगना वाला साबित करने पर उतर आए, अपने एक नायक की रक्षा बिल्कुल शिवाजी और बिस्मिल और अशफाक की उछालने लगे। वे कितने वैचारिक रूप से हैं, इसकी हम आप कल्पना ही कर सकते हैं। अगर वे राहुल गांधी से वैचारिक स्वच्छता की आशा कर रहे हैं तो पहले अपने गिरेबान में झांक लें और शर्म से डूब मरें, शिवाजी के और अशफाक उल्लाह और बिस्मिल के नाम पर कीचड़ उछालने वाले। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसी में कहा जा रहा है कि एक तीर राहुल ने छोड़ी और उधर से इन लोगों ने उसको वापस भेजने के चक्कर में ये खुद कितनी बार घायल हो गए और कितनी सारी बातें इन लोगों ने कर डाली। उसमें शिवाजी से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल होते हुए और कई ऐसे गांधी और नेहरू की बात तो करते थे, लेकिन अब इन ऐसे महानुभावों, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों की बात इन लोगों ने कर डाली कि जिस पे वो खुद ही फंसे हुए नजर आ रहे हैं। खैर, उससे इतर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में बीडी सावरकर की बात की थी, लेकिन उससे इतर अब राहुल गांधी चूंकि मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में क्या कुछ होने जा रहा है यही समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भी क्योंकि आमने सामने की लड़ाई है, दो दलीय परंपरा यहाँ रही है, एक तरफ कांग्रेस दूसरी तरफ बीजेपी, और कांग्रेस और बीजेपी में कौन किस पर भारी पड़ेगा 2023 में चुनाव है, उससे पहले इसे चुनावी तैयारियों के रूप में भी देखा जा रहा है। और जैसा अभी बता भी रहे थे प्रकाश हिंदुस्तानी जी की, एकदम बिल्कुल माहौल यहां बना हुआ है, चुनावी माहौल बन गया है। एक बार फिर से आखिरी कमेंट के लिए आपके पास आना चाहूंगा प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और समझना चाहूंगा इस कार्यक्रम को। मैं समझता हूं कि आप लोगों को भी जल्दी जल्दी जाना है, इसलिए समझना चाहूंगा कि क्या आप किस रूप में इसको देखते हैं। ये अब धीरे धीरे यात्रा 12 दिन की यात्रा है, पहुंचेगी राजस्थान की ओर, लेकिन राजस्थान से पहले इन 12 दिनों में आपको भी लगता है क्या कि कांग्रेस में जो कह रहे थे लोग कि दल बदल की बात आएगी, जैसा अभी राकेश पाठक जी कह भी रहे थे कि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। याद करें हम कि महाराष्ट्र में भी ऐसा कहा जा रहा था कि अशोक चौहान हो सकता है चले जाएंगे, और भी कई दल बदल हम देखने को हम लोगों को वहां मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या वैसे ही उसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए हम यहां देखेंगे, क्योंकि उत्साह चरम पे है राहुल गांधी में भी, राहुल गांधी के अलावा उनके सहयात्रियों में भी, और जो लोग स्वतः स्फूर्त आ रहे हैं उनमें भी। इस उत्साह के बीच में ही जो खबर आ रही है उधर से, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सबको कहना पड़ा है कि यात्रा पर में निकले हैं राहुल गांधी, तो उनका स्वागत है। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अच्छा प्रकाश हिंदुस्तानी जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, जुड़ते हैं लेकिन इसी सवाल के साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले इसमें भी कहा, जी राकेश जी निकल रहे हैं, जैसा कि मैंने पिछले इसमें कहा कि जितने भी आंतरिक समस्याएं हैं कांग्रेस की, वो शायद धीरे धीरे इसकी सफलता को देखने के बाद वो खत्म होने लगेंगी। जैसे कि बहुत सारी थी कि अशोक चौहान पार्टी छोड़ सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे ये भी लोगों को लग रहा था कि शिवाजी यहाँ पर सावरकर पर टिप्पणी करने के बाद उद्धव ठाकरे के साथ इनका झगड़ा हो सकता है या महाविकास आघाड़ी में फूट पड़ सकती है, तो ऐसा भी नहीं हुआ।
होता यह है कि जब आप कोई बड़ा काम करते हैं और वो उसमें सफलता मिलती रहती है, तो उस आपके अंदर के जो विरोध है वो सब धीरे धीरे को खाई पड़ती जाती है। देखिए, अल्टीमेटली हर पार्टी में काम करने वाला जो कार्यकर्ता होता है, नेता होता है, वो यही भी देखता है कि मेरा भविष्य किस पार्टी में अच्छा है। जब उन्हें ये लगेगा कि अब कांग्रेस जो है धीरे धीरे अपने पैरों पे वापस खड़ी हो रही है, और हो सकता है कि 23 या 24 तक वो इस स्थिति में आ जाए। मान लीजिए अगर वो केंद्र में सरकार नहीं भी बना सकती, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में भी वो आती है, तो भी उसके कार्यकर्ताओं नेताओं के सामने एक भविष्य होता है। तो उस अच्छे भविष्य को या सुनहरे भविष्य की आशा में बहुत सारे आंतरिक विरोध जो है वो अपने आप खत्म होते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है, जो मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन भी उसके अंदर ही निहित है, और ये भारत जोड़ो यात्रा हो सकता है कि 100% वो चुनावी नतीजे आपको न दे सके, आपको मतलब पार्टी को, कांग्रेस को, लेकिन उसकी बहुत सारी आंतरिक समस्याओं को वो खत्म करेगी। इसलिए उसके सफलता की कामना भी करते हैं कि वह एक मजबूत विपक्ष को खड़ा करने में भी मदद करेगी, ऐसा मेरा मानना है। राजीव जी। जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, शायद आप सुन पाए होंगे, मैं आपसे भी यही समझना चाहता हूं कि इस मोड़ पे जहां पे ये यात्रा है, यहां से आगे क्या किस रूप में आप देखते हैं इसको? राजीव जी, जब मेंढक तुलने के लिए जाते हैं और कुछ मेंढक तराजू से की कोशिश करते हैं, तो नीचे भी कुछ मेंढक है जो ऊपर तराजू में आना चाहते हैं। तो मेरा कहने का आशय स्पष्ट है कि कोई कांग्रेसी हो जो बीजेपी में जाने की सोच रहा हो, तो बीजेपी में भी इससे बहुत से नेता हैं जो कांग्रेस में आने की सोच रहे होंगे। तो ये दोनों तरफ से है, क्योंकि राजनीति में वो सभी लोग उद्देश्य नहीं है, लोग अपने निजी फायदे के लिए भी राजनीति में है। राजीव जी। जी बिल्कुल सही। और चलिए आखिरी कमेंट अमलेंदु उपाध्याय जी, आप इसको किस रूप में देखते हैं? क्या बहुत सटीक उदाहरण इन्होंने दिया अभी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने कि मेढक जो हैं, यानी कहने का मतलब ये कि अगर कुछ लोग कांग्रेस से बीजेपी में जाएंगे तो बीजेपी से भी कुछ लोग कांग्रेस की तरफ आएंगे, और ये तो राजनीति में होता ही रहता है। लेकिन एक बहुत कठिन पड़ाव है ये। कठिन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ कांग्रेस को एक सूत्र में पिरोए रखना भी है, और उसके साथ साथ उस खोए हुए जनाधार को, खोई हुई सरकार को अगले साल वापस लाना भी है। जबरदस्त चुनौती है, और इन चुनौतियों को पार लगाने का जब समय आएगा तब तो आएगा, लेकिन आज उससे पहले ये देखना ज़रूरी है, ये समझना ज़रूरी है कि इस यात्रा में कितने लोग आते हैं, कांग्रेस जनों का कैसा समर्थन मिलता है, आम जनों का कैसा समर्थन मिलता है। ये तमाम चीज़ें राहुल गांधी के लिए अगले 12 दिन तक, प्रियंका गांधी पहुंच चुकी हैं अपने परिवार के साथ में, और इन 12 दिनों में ये सब भी चलेगा। इसलिए भी किस रूप में इस नए मोड़ को आप देख रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे चुनौतियां हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब यात्रा शुरू हुई थी चुनौतियां उस समय भी थी, ऐसा नहीं था कि उस समय चुनौतियां नहीं थी। और तमिलनाडु से निकलकर जैसे ही केरल में पहुंची थी यात्रा, तो दूसरे ही दिन जो था वहां भी शुरू हो गया था, जबकि वहां जो है भारतीय जनता पार्टी का असर नहीं है, कम्युनिस्टों की सरकार है, और वहां भी राहुल गांधी के लिए था वो एक स्कूल में यात्रा नहीं ठहरने दी गई थी। जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये काम जो था केरल में शुरू हो गया था, और ये आवाज वहीं से उठना शुरू हो गई थी कि आप केरल में 20 दिन गुजार रहे हैं और उत्तर प्रदेश में 2 दिन गुजार रहे हैं। तो जो सवाल यहाँ उठने शुरू हो रहे हैं, मुझे लगता है इन सवालों से राहुल गांधी जो है वो यात्रा जहां शुरू हुई थी वहां से निकलते ही तुरंत इन सवाल से जुड़ना शुरू कर चुके थे। तो ऐसा कहना कि वहां जो थी वो अच्छा था और यहाँ आके संकट हो जाएगा, तो संकट वहां भी था, ऐसा नहीं कि वहां कोई संकट नहीं था। तमिलनाडु के अलावा केरल में तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है, जहां 20 दिन राहुल गांधी ने वो यात्रा निकाली। भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं है, ये बात ठीक है, यहां भारतीय जनता पार्टी है, ये भी ठीक है। लेकिन जो चुनौतियां हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस के सामने गुटबाजी की चुनौतियां केरल में भी हैं। ऐसा नहीं कि वहां चुनौतियां नहीं थी, केरल में वहां भी थी। और मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का बहुत लंबा इतिहास रहा है, आज का नहीं है। दीपक काशपुर जी ने भी लंबे समय तक वहां की पत्रकारिता की है, प्रकाश जी ने भी वहां की लंबी पत्रकारिता की वहां की। आप लोग सबको मालूम है कि किस तरीके से अर्जुन सिंह का धड़ा रहता था, किस तरीके से सुरेश पचौरी का रहता था, किस तरीके से सुभाष यादव का रहता था, किस तरीके से कमलनाथ की अलग जो थी अपनी बना करती थी, माधवराव सिंधिया की अलग हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें वहां पहले से नहीं, ऐसा नहीं कि वहां कोई आज जो है कोई गुटबाजी चीज हो। सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा का कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पे जो असर है वो ये है कि एक तो राहुल गांधी अब ये स्थापित हो चुके हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के
एक सर्वमान्य नेता हैं और उनको अब आगे जाने की जो है किसी के अंदर उस तरीके से क्षमता नहीं है। और कांग्रेस की विचार की जो राजनीति है, जो विचारधारा की राजनीति है, वो अब राहुल गांधी तय करेंगे कि कांग्रेस का विचार क्या होना है। संगठन जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे देखेंगे, वो अध्यक्ष हैं, संगठन की चीजें वो सब वो देखेंगे, कहाँ गुटबाजी हो रही है वो देखना मल्लिकार्जुन खड़गे का काम है। राहुल गांधी का काम नहीं है कि वो डे टू डे पॉलिटिक्स जो है कांग्रेस की उसके अंदर वो हस्तक्षेप करें या उसको देखें। और ना राहुल गांधी पहले भी जब कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ा उसके बाद उन्होंने कहीं दखलंदाजी नहीं की जो मेरी सूचनाएं हैं, कहीं की भी किसी तरह की चीज रही हो। प्रियंका गांधी के बारे में तो ये कहा जाता है कि साहब वो पंजाब में उन्होंने दखल दिया कि राजस्थान में दखल दे रही है या कहाँ दे रही है, लेकिन राहुल गांधी के विषय में ये बात कभी नहीं आई कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की किसी भी राज्य की अंदरूनी पॉलिटिक्स में कहीं कोई दखल दिया। तो राहुल गांधी इन सारी चीजों से मुझे लगता है बहुत ऊपर उठ चुकी हैं। जो कांग्रेस की अंदरूनी जो भी चीजें हैं, जो अंदरूनी संघर्ष हैं, जो गुटबाजी होती है और लंबे समय से होती है, तो उससे राहुल गांधी जो है काफी ऊपर उठ चुके हैं। तो वो चुनौतियां राहुल गांधी के सामने नहीं है। राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं इस यात्रा के जरिए, देश को भी एकजुट करने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस जनों को भी एकजुट करने का काम कर रहे हैं, और सरकार के लिए जो चुनौतियां हैं और इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो लक्ष्य है सबसे बड़ा, उसको लेकर के चलने को मुझे लगता है कि लक्ष्य काफी बड़े हैं। रास्ते निश्चित तौर पर दुर्गम हैं और आगे भी दुर्गम रास्ते आएंगे। ऐसा नहीं है कि रास्ता जो दुर्गम नहीं होगा, निश्चित तौर पर होगा, दुर्गम होगा। अभी शुरू हो गया है जाड़ा पड़ना जो है, कश्मीर में बर्फ जमने लगा। आज पहला जो है वो पहुंच गया है, पहली बार बर्फ जमना, टेम्परेचर नीचे पहुंच गया है कश्मीर में। तो जाहिर बात है यात्रा आगे बढ़ेगी तो ठंड बढ़ेगी और बर्फ जमता जाएगा। सवाल यही है कि ये यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो ये जो जमती हुई बर्फ है, ये यात्रा उस जमती हुई बर्फ को कितना पिघला पाती है और कितना इस देश की एक तो अखंडता की रक्षा के लिए काम कर पाती है। राहुल गांधी की सारी कामयाबी जो है वो इसके ऊपर निर्भर करती है कि वो किस तरीके से इस देश को जो है, इस देश की जनता को, इस डेमोक्रेसी को बचाए रखने के लिए जागृत कर पाते हैं। सबसे बड़ा लक्ष्य यह है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति, कांग्रेस जीतेगी या नहीं जीतेगी, सरकार बनेगी या नहीं बनेगी, वो लगता है ये सब द्वितीयक चीजें हैं। और इस काम को करने के लिए दूसरे लोग हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं और तमाम लोग हैं, शशि थरूर हैं, सब लोग करेंगे, अपना काम करेंगे। और जहां चुनाव हो रहा है वहां लोग गए हुए काम करने के लिए, काम कर भी रहे हैं जहां चुनाव हो। तो राहुल गांधी इन चीजों से ऊपर उठेंगे। जी राजनाथ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर पड़ाव दर पड़ाव आप देखें, जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, उसके आगे कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर अब उसके बाद महाराष्ट्र, फिर इधर अब मध्य प्रदेश में हर्डल्स जो आते हैं, यानी बाधाएं जो आती हैं वो आती रहीं, लेकिन उन बाधाओं को राहुल गांधी और उनके साथी पार करते गए। यात्रा को, इस भारत जोड़ो यात्रा को ज़बरदस्त जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता मिलती रही है और आगे भी ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात हो रही थी कि महाराष्ट्र में इस यात्रा में खलल डालने की खूब कोशिश होगी, क्योंकि वहां खुद शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी यात्रा न सिर्फ जबरदस्त रही, A1 कैटेगरी में राहुल गांधी ने A1 ग्रेड देकर के सराहा है अपने ही महाराष्ट्र के अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, पटोले साहब को। और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में हैं, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि यहाँ भी यात्रा सफलता प्राप्त करेगी। और जहाँ तक कांग्रेस के टुकड़े या कांग्रेस के इधर से उधर या उधर से इधर आने की बात है, तो इस यात्रा में अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। और सबसे बड़ा उदाहरण अशोक चौहान का है, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जैसे यात्रा पहुंचेगी वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लेकिन अशोक चौहान सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके लोगों को मोटिवेट करते हुए और लोगों को इनवाइट करते हुए दिखाई सुनाई दिए कि आप आइए, इस यात्रा से जुड़िए, और लगातार वो यात्रा में खुद जुड़े रहे। तो एक अलग अलग पहलू हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि राहुल गांधी, अगर आपका लीडर अगर खुद मेहनत करने के लिए बाहर निकल आता है तो साथ ही आपके साथ खुद चले आते हैं। कई लोग नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी भी दूर हो जाती है। शायद ऐसी ही कुछ नाराजगियां अगर मध्य प्रदेश में हो या उसके आगे कुछ नाराजगी सचिन पायलट की जो राजस्थान में या उनके खेमे की है, तो वो नाराजगी भी शायद दूर हो जाए। तो बहुत कुछ हमें देखना अभी बाकी है, लेकिन एक नया मोड़ है। ये नया मोड़ इसलिए भी हम लिख रहे हैं क्योंकि ये एक नया मोड़ है। यहां से आगे की यात्रा कैसे लिफ्ट लेती है, कैसे लिफ्ट होती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कल शाम फिर इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कल दिन भर प्रियंका गांधी अपने परिवार के साथ इस यात्रा में होंगी।
बहुत कुछ होगा। और दूसरी तरफ नज़रें हमारी लगी हुई हैं गुजरात पे भी, और गुजरात में मोरबी को लेकर के बहुत सारी बातें लगातार हो रही हैं उस पर, और इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर भी थोड़ी चर्चा कल जरूर करेंगे। चलिए आज इस कार्यक्रम को विराम दें, लेकिन उससे पहले बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, बहुत धन्यवाद अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और हमारे 3 और साथी जुड़े थे। मीनू जैन जुड़ी हुई थी, श्रवण गर्ग जी जुड़े हुए थे, और डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हुए थे, उनको भी बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, अपनी बात अपने विचार लगातार रख रहे हैं, लिख रहे हैं, और मैं जानता हूं कि कितनी आप लोगों में भी इस देश में जो कुछ हो रहा है उसकी हलचल आपके अंदर भी कितनी है, वो साफ जब आप लिखते हैं तो समझ में आ जाता है। और सुमित नरखेड़े हैं, धन्यवाद कह रहे हैं। कल्लू शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। संकल्प मल्होत्रा जी हमारे साथ बने हुए हैं, जो लिख रहे हैं प्लीज़ डू डिबेट ऑन मॉर्बी व्हेन यू आर गोइंग टू भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा में देखिए अभी कोशिश कर रहा हूं मध्य प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश नहीं तो राजस्थान तो ज़रूर जाऊंगा संकल्प जी। कोशिश रहेगी कि मध्य प्रदेश की यात्रा में ज़रूर जाऊँ, लेकिन जैसा भी होगा ज़रूर बताऊँगा मैं। और विट्ठल फतंगारे हमारे साथ बने हुए हैं, अंजुम खान हमारे साथ बने हुए हैं, अशोक कुमार कर्ण हमारे साथ में हैं, और ऐसे ही अभिषेक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश पालीवाल जी हैं। शशि थरूर के दर्शन भारत यात्रा में दर्शन नहीं हो रहा है। शशि थरूर जी बिल्कुल, केरल में शशि थरूर पहुंचे थे और उसके बाद वो चुनाव लड़ने आ गए थे, चुनाव लड़ लिया उन्होंने, उसके बाद से उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। अवधेश पालीवाल जी आप सही कह रहे हैं। अंजुम खान भी हैं, अशोक कुमार कर्ण भी हमारे साथ बने हुए। एस यादव जी हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार केंद्र को तमाचा मार रही है, फिर भी घुसकर तमाचा देख रहे हैं। असलम चिश्ती जी कह रहे हैं कि एक मिनट थोड़ा हाँ, असलम चिश्ती जी कह रहे हैं पत्रकारिता के असली हीरो डीबी लाइव पर आने वाले वो पत्रकार हैं जो बेबाकी से सच बोलकर सही जानकारी हम तक पहुंचाते हैं। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया असलम भाई। और MS करोलिया का कहना है कि देश और संविधान बचाना है तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को लाना है। हिंदू मुस्लिम में प्यार और मोहब्बत कायम करना है तो राहुल गांधी को लाना है। आज देश के नंबर 1 हीरो श्री राहुल गांधी जी, कह रहे हैं MS करोलिया जी। और प्रवीण असारे का कहना है जब संघी भाजपाई के मुरली मनोहर जोशी कश्मीर में तिरंगा झंडा श्रीनगर के लाल चौक में फहराने के लिए गए थे और उनके साथ आज के हमारे जुमलेबाज सेवक थे तो इनसे तिरंगा फहराना नहीं जम सका और खाली हाथ लौट आए। चिकू 007 जय हिंद कह रहे हैं, जय कांग्रेस कह रहे हैं, आपको भी जय हिंद चिकू भाई। और शिवनाथ राम भी हमारे साथ बने हुए हैं, कह रहे हैं सर आज असम और मेघालय में गृह युद्ध है एंड HM एंड असम के CM गुजरात में एंड दिल्ली में। जी बिल्कुल, असम और मेघालय के बॉर्डर पर कल जो घटना घटी आप सब ने देखा सुना होगा, 6 लोगों की गोली चलने से, गोलीबारी से मौत हो गई। और उसी घटना को लेकर के कह रहे हैं शिवनाथ राम जी। और लेकिन प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री और असम के मुख्यमंत्री ये सब जो हैं वो पहुंचे हुए हैं चुनाव में। ऐसे ही हैं मोहम्मद रजा भी हमारे साथ, और बहुत सारे साथी हैं, बहुत लोगों के आवाज़ कट रही है। जावेद इकबाल जी लिख रहे हैं, और रावा भाई अहिर हैं जो गुड नाइट कह रहे हैं। और ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं माननीय अदालत ने मोदी सरकार पर टिप्पणी कर बता दिया है कि लोकतंत्र खतरे में है। राम तीर्थ जय हिंद कह रहे हैं। फारूकी उमर भी हैं, फारूकी उमर कह रहे हैं हीरो नंबर 1 ओनली एंड ओनली राहुल गांधी। और सुमित नरखेड़े कांग्रेस ओनली कांग्रेस कह रहे हैं। अंजुम खान जय हो अरबार। फिर ऐसे वीरेंद्र भरोद्रिया कह रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की रहस्यमयी चुप्पी की पूर्ति डीबी लाइव जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत शिद्दत से कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपको। और रहीसुद्दीन सैफी का कहना है राहुल गांधी जिंदाबाद। और पीतम सिंह कांग्रेस जिंदाबाद कह रहे हैं। अफरोज आलम कह रहे हैं जिस तरह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को MP में जनता का समर्थन मिला, इससे लगता है कि हिंदी बेल्ट में यात्रा को सफलता मिलेगी। और विजय प्रकाश यादव भी हैं, राहुल इज़ अ ग्रेट लीडर कह रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं BJY के BJP के साथ साथ DB लाइव जोड़ो भी
हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा बीजेवाई माफ़ करें, भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ डीबी लाइव जोड़ो भी हो रहा है। गुड नाइट। बिल्कुल जोड़ रहे हैं आप, हम सब साथ साथ। और माने या ना माने, न्यूज़ पॉइंट प्रोग्राम अपने आप में अद्भुत प्रोग्राम है, पता ही नहीं चलता 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त कब और कैसे गुजर जाता है। असलम चिश्ती लिख रहे हैं, अंजुम खान भी हमारे साथ हैं, तो तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं और अपनी बात अपने विचार रख रहे हैं। अनिल भोई कह रहे हैं मेरा कमेंट नहीं लिया, बिल्कुल ले रहा हूँ अनिल जी। और मोहम्मद तारिक कह रहे हैं श्रवण जी बहुत वरिष्ठतम पत्रकार हैं, इनके विचारों का सम्मान करना चाहिए, बहुत ही सटीक विश्लेषण किया गया। और मोहम्मद तारिक कह रहे हैं, मोहन सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी इज नाउ बिकम जननायक। और असलम चिश्ती लिख रहे हैं जल्दी जागना हमेशा फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो नींद से हो, गफलत से हो, अहंकार से हो या फिर सोए हुए ज़मीर से हो। सत्ता हमेशा कभी भी किसी एक पार्टी की नहीं होती। और पवित्रा किसान या किसन कह रहे हैं गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट। मोहम्मद गालिब अनवर कह रहे हैं जय हो कांग्रेस। सुमित नरखेड़े थैंक यू ऑल पैनलिस्ट कह रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी जी कह रहे हैं मोदी सरकार के 8 साल और सर्वोच्च न्यायालय के 10 जजों की नियुक्ति क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही सवाल है। अनिल भोई कह रहे हैं बेस्ट न्यूज़ डीबी लाइव। अनिल भोई जी बहुत धन्यवाद आपको। कमलाकांत पांडे जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जनता की आवाज़ राहुल गांधी लिख रहे हैं। विवेक पांडे, लवकुश कुमार भी हमारे साथ में हैं। कैलाश जाटवा हैं, कह रहे हैं राजू जी आपको, आपके पूरे पैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने पर बहुत बहुत स्वागत है। महावीर सैनी भी हैं, मोहम्मद शरीफ हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता। दोस्तों हौसलों से उड़ान मिलती है। राहुल गांधी जिंदाबाद कह रहे हैं। मोहम्मद बाबर हैं, कह रहे हैं डीबी लाइव भी भारत जोड़ो यात्रा की तरह ग्रो कर रहा है। आप सब हैं साथ जुड़े हुए तो बिल्कुल। और प्रदीप कुमार कह रहे हैं ईश्वर डीबी लाइव चैनल की मेहनत कामयाब करे, बहुत धन्यवाद आपको। और लखींद्र कुमार भी हैं हमारे साथ में बने हुए। रामकृष्ण नागराज हैं जो कह रहे हैं टुडेज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इज अ मास्टर स्ट्रोक, इट हैज़ लॉन्ग वर्डिक्ट ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री, बिलीव मी देयर विल बी अ ग्रेट चैलेंज टू बीजेपी। कह रहे हैं रामकृष्ण नागराज जी की आप बिलीव कीजिए कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा बीजेपी के लिए आने वाले समय में, ये इतिहास जानेगा देखेगा। और ताश डोल ब्लॉग सुपर न्यूज़ लिख रहे हैं। प्रवेश कुमार भी हैं, परवेश कुमार जय हो लिख रहे हैं। शिल्पा विष्ट हैं, मोहम्मद जय माता जी कह रहे हैं। और रविकांत एस कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री के लिए ये कह सकता हूँ कि वह बीजेपी के लिए नया मियाँ ज़्यादा प्याज खाता है लिख रहे हैं। और जावेद शेख हैं। और ऐसे ही कौशिक देव रॉय, मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहाँ खड़ी है, चुनाव जीत सकती है? अभी चुनाव नहीं है कौशिक जी, अब बात कीजिए अभी सिर्फ और सिर्फ गुजरात की। और अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रीतम दुग्गल जी, ये लाइव कमेंट होते हैं। पुराने कमेंट पढ़ने के लिए वीडियो पीछे करना पड़ता है, इसलिए पुराने कमेंट पीछे चले जाते हैं। और जावेद इकबाल जी कह रहे हैं कि इस यात्रा का असर गुजरात इलेक्शन के रिजल्ट के बाद नज़र आएगा। और रहीसुद्दीन सैफी का कहना है डीबी लाइव जिंदाबाद, सच्चाई जिंदाबाद। और रोहताश सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो 70 साल में खड़ा किया वो 7 साल में बेच दिया। जय संविधान, जय राहुल, ग्रेट तपस्वी। और ऐसे ही हिमांशु सिंह भी हैं। बहुत सारे साथी लगातार कमेंट लिख रहे हैं, आप सबके कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है और रुका भी नहीं जाता है। आप लोगों को पूरे, जैसे प्रदीप दास जी कह रहे हैं राजीव जी एक सांस में जितना कमेंट कैसे पढ़ लेते हो। और विजय प्रकाश भट्ट लिख रहे हैं कि राजीव जी आपका विश्लेषण कि मुझे बड़ा सटीक लगा है कि जब नेता सड़कों पर निकल जाता है तो सारे नाराज लोग नाराजगी छोड़कर साथ में खड़े हो जाते हैं और देख लेना कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी होगी मजबूती के साथ। विजय प्रकाश भट्ट जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बातों से 100% सहमत हूं मैं। और जब आप के लोग आपसे नाराज़ हो जाएं, आप सड़कों पे निकलिए, जनता आपके साथ आएगी। और जब हुजूम आपके साथ आता है, जनसैलाब आपके साथ आता है तो आपके लोग, ये पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, घर परिवार की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब आप आते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। और वही अभी दिखाई दे रहा है राहुल गांधी की पदयात्रा में। राहुल गांधी का आज का भाषण
भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण था। उसको पूरा भाषण अगर चाहें आप लोग तो उनके चैनल पे जाके देख सुन सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और खासकर शाम का भाषण। और जगमोहन सिंह जी कह रहे हैं यात्रा में नागरिक हैं, अब भीड़ भी आएगी और ये चिंता की बात है, क्योंकि जब अमृत और विष मिल रहे हों तो ये कहना मुश्किल होता है कि अमृत विष पर हावी हो रहा है या अमृत ही विषैला हो रहा है। जी, बहुत फिलॉसफी की बात आपने की है और बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात आपने रखी है जगमोहन जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी है आपने। विष और अमृत जब मंथन होता है तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और जब निकल रहा है तो ये तो समझना होगा कि विष जो है यानी कि जहर वो किधर जा रहा है, अमृत किधर जा रहा है। और विष और अमृत को समझने की ज़रूरत है। भीड़ होगी, लेकिन भीड़ में राहुल गांधी अब तक इन 6 राज्यों में समझ चुके हैं और 2000 किलोमीटर की लगभग यात्रा कर चुके हैं, तो समझ चुके हैं 2000 से ज़्यादा किलोमीटर की यात्रा कि कैसे आगे बढ़ना है। ऐसे ही सद्दाम हुसैन जी कह रहे हैं, आई एम वॉचिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया, राजीव जी यू आर डूइंग वेल, प्लीज़ डोंट लेट यू डाउन, आई रियली लव DB लाइव। बिल्कुल नहीं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का इतना अफेक्शन है, दुलार है, तो बिल्कुल लेट डाउन तो होने की बात ही नहीं है। आप सबके साथ है, आप सब हमारे साथ हैं। अनिल भोई जी कह रहे हैं कि एक बार मोदी जी का इंटरव्यू होता DB लाइव में। मोदी जी का इंटरव्यू, मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो इंटरव्यू कैसे कर लें भाई। और आई डेनिस कह रहे हैं RSS पर से बैन हटाना कांग्रेस का सबसे बिग मिस्टेक था, लेकिन अब राहुल जी नेहरू वाला कांग्रेस बनाना चाहते हैं। वेल डन राहुल जी, भारत जोड़ो जिंदाबाद लिख रहे हैं आई डेनिस। अंसारी राज भी हैं, DB लाइव जिंदाबाद कह रहे हैं। मोहम्मद गालिब अनवर भी हमारे साथ में, कौशिक दिब्रॉय भी हमारे साथ में बने हुए, फारूकी उमर हैं, बहुत सारे साथी हैं। कई लोगों के कमेंट अगर छूट जाते हैं तो माफ़ी आप लोगों से चाहूँगा, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि आप लोगों के मैं देहरादून से रोज़ देखता हूं, कह रहे हैं रमेश चंद, और देहरादून से ही जुड़ती हैं हमारे साथ मीनू जैन जी, जो पैनलिस्ट हमारे होती हैं वो देहरादून में ही रहती हैं। रमेश चंद जी आप देखते हैं, अच्छा लगता है। जयपाल जी भी हमारे साथ हैं, अंजुम खान हमारे साथ में, रईसुद्दीन सैफी हमारे साथ बने हुए हैं, शिवदत्त लोधी हमारे साथ बने हुए हैं, कौशिक देवरॉय बने हुए हैं हमारे साथ में, अंजुम खान हैं, जावेद शेख हैं, शशांक इसके हैं। तो दोस्तों, और सरताज खान हैं फ्रॉम मस्कट ओमान। राजीव जी आपको सलाम नमस्कार, DB लाइव चैनल जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। सरताज खान मस्कट ओमान से देख रहे हैं। तो ऐसे साथियों, जगमोहन सिंह जी कह रहे हैं ईमेल का रिप्लाई, हाँ अरे जगमोहन जी बहुत बिजी हो जाता हूँ, ईमेल का रिप्लाई आपने अच्छा याद दिलाया, करता हूँ आपको। शीला जी भी हमारे साथ हैं, शीला राहुल देश की शान, देश हाथ का साथ, और ऐसे ही और भी कई सारे साथी हैं। लवकुश कुमार राहुल गांधी जिंदाबाद कह रहे हैं। दोस्तों, अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा और कल शाम आप सबका इंतज़ार रहेगा। ऐसे ही आप जुड़िए, प्रोग्राम पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिए, और मैं जानता हूं कि आप लोगों ने सब्सक्राइब तो ज़रूर कर रखा है। अगर नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने उन तमाम दोस्तों के बीच जिनको आपको लगता है कि इस प्रोग्राम को देखना चाहिए, उन तक ज़रूर पहुंचाइए। बातें कीजिए, बातें बढ़ाने से, फैलाने से, मैं उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरह नहीं बातें कह रहा हूं, कम से कम कुछ बातें उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ पर भी अच्छी बातें हावी हों, और इसके लिए भी ज़रूरत है कि व्हाट्सएप के ज़रिए कुछ अच्छी बातें पहुंचाई जाएं। लिंक पहुंचाइए, बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।